सो आज पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या कवर किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड से कि कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। अगर किसी इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट दिया, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं कंडीशन अप्लाई करके। ठीक है, हैव्स वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 या जो भी है। For what value of k, for what value of k for which 3x 4y plus 7 equals to 0, kx plus 3y minus 5 equals to 0 has no solution। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। a1 3 हो जाएगा, b1 -4 हो जाएगा, c1 हो जाएगा 7, a2 हो जाएगा k, b2 हो जाएगा 3 एंड c2 हो जाएगा -5। अच्छा, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन था। अब हम लोग रेशियो इसमें पुट करते हैं, 3/k इक्वल्स टू -4/3 डज नॉट इक्वल्स टू 7/-5। अब ये दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, इसको इससे इक्वल करते हैं, इसको इससे इक्वल करते हैं। ठीक है। तो पहला हो जाएगा 3/k इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, -4/3 डज नॉट इक्वल्स टू 7/-5। तो इधर सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू -4k। यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा +20 डज नॉट इक्वल्स टू 21। तो देखो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कि +20 डज नॉट इक्वल्स टू 21। तो ये इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट के है भी नहीं कि उसकी वैल्यू मिल जाती है, हम नहीं लेंगे। यहाँ से के की वैल्यू क्या हम पाएंगे, -9/4। सो फॉर नो सॉल्यूशन the value of k is -9/4। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 -9/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, मैंने जो थंबनेल में लिखते हैं कि सीबीएसई आईसी बोर्ड और यूपी बोर्ड, तो अभी ऐसे ऐसे चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें जो सीबीएसई आईसीएसई और यूपी बोर्ड में कॉमन हो या स्टेट बोर्ड में कॉमन हो। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मैं आईसीएसई बोर्ड का लास्ट में चैप्टर का पूरा ढंग से क्लास लेंगे और उसका लेक्चर देंगे, उसका नोट्स लिखवाएंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाएंगे। क्योंकि आईसीएसई बोर्ड का थोड़ा सा मैथमेटिक्स एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि चैप्टर इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा होता है। उसमें बैंकिंग भी आ जाता है, इवन मैट्रिक्स भी आ जाता है, जो कि मैट्रिक्स 12th में है। ठीक है ना, तो ये कुछ चैप्टर उसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो हम लोग वो भी सब कवर करेंगे।
और न्यूमेरिकल का जो बात है, न्यूमेरिकल हम अच्छे अच्छे बुक से और एनसीईआरटी से, आर.एस. अग्रवाल से, बहुत सारे बुक से हम ला ला करके उसको आप लोग के साथ करवाते हैं, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वैल्यू ऑफ a comma b that 2x plus 3y equals to 7 and 2ax plus a plus by equals to 28 have first have infinite solution. Infinite solution. Second, for unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या पूछा है? दिए हुए इक्वेशन में, ठीक है, दिए हुए समीकरण में ए बी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए पहला ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। इनफाइनाइट मतलब अनंत, या कह सकते हो अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन देगा, और यूनिक सॉल्यूशन देगा, और अद्वितीय सॉल्यूशन देगा, एक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। उस केस में ए और बी की वैल्यू क्या होगी, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं अब सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इसको, और इसको हम कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a1 इक्वस टू आ जाएगा 2, b1 इक्वस टू आ जाएगा 3, और c1 इक्वस टू आ जाएगा -7, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। a2 इक्वस टू आ जाएगा 2a, ये आपका 2a है, ठीक है। b2 इक्वस टू हो जाएगा a प्लस b, y का कोफिशिएंट रहेगा, और c इक्वस टू हो जाएगा -28, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वस टू b1 अपॉन b2 इक्वस टू c1 अपॉन c2। तो इसमें वैल्यूज हम लोग रखते हैं तो क्या मिलेगा? 2/2a इक्वल्स टू 3/a प्लस b इक्वल्स टू c1 -7 अपॉन, यहाँ पे +28 है, सॉरी, ए यहाँ पे +28 है, तो ये हो जाएगा +28। अब वही है, कैसे इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से, या आप लोग चाहो इसको अलग से सॉल्व करो, फिर इसको अलग से सॉल्व करो, ठीक है। दो दो इक्वेशन में इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो 2/2a इक्वस टू 3/a प्लस b, एक तो ये हमने कर लिया। दूसरा क्या कर लेंगे? 2/2a इक्वस टू -7/28, ठीक है। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3a इक्वस टू a प्लस b, a इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2a इक्वस टू b, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 2 कैंसिल, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे -1 है तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, इधर कितना आ जाएगा? -a, तो a इक्वस टू आ जाएगा -4।
यहाँ कहीं शायद मिस्टेक हो रहा है क्या। =7 यहाँ है, =8 यहाँ, तो अंदर जाएगा तो ये माइनस सही में हो जाएगा। हाँ, ये मिस्टेक हो रहा है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। प्लस कटने का मतलब प्लस हो जाएगा, तो =4 आ गया। तो v क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a है, तो v आ जाएगा 2 × 4, यानी v हो जाएगा 8। तो आंसर फाइनली क्या आया, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a must be 4 and b = 8। अनंत सॉल्यूशन के लिए या अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a का मान 4 होना चाहिए और b का मान 8 होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है आपका यूनिक सॉल्यूशन का चेक करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट है सेकंड, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये क्या हो जाएगा, a1 कितना दिया है 2/2a डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 3/a + b। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 1/a आ जाएगा, डज नॉट इक्वल्स टू 3/ab आ जाएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, a + b = 3a, और यानी b आ जाएगा 2a डज नॉट इक्वल टू, यानी फॉर यूनिक सॉल्यूशन b डज नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, v इज डज नॉट इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a, जो a की वैल्यू है ना उसका 2 गुना या उसका 2 टाइम b की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, नहीं आनी चाहिए, तभी जाके ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल, अगर माई चांस मान लो a1 है तो b2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 गुना है ना यहाँ पे 2 टाइम्स। अगर a2 है तो b4 नहीं होना चाहिए, अगर a3 है तो b6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्वाइस नहीं होना चाहिए, तब जाके ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट और भी करते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, इसी में आप होमवर्क भी ले सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं हम लोग कि ए व बी की वैल्यू निकालिए एबव इक्वेशंस हैव, ये इनफाइनाइट था, ये यूनिक सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन। इसके लिए आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है ग्राफ का। ग्राफ का हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, शेड द रीजन, इस पे क्वेश्चन हुआ है, खैर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। शेड द रीजन ऑफ इक्वेशंस x = y, x = 3y and x + y = 8। x + y = 8 and write all coordinate of ट्रायंगल। तो कहने का मतलब है कि ये क्या करना है
कि जब इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ या समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के रीजन को शेड करना है, छायांकित करना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट को भी लिखना है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग ग्राफ बनाएंगे एक्स इक्वल टू वाई का। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो बॉक्स बना लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई का तो स्ट्रेट लाइन जाएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3y, इसके जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे। अगर y 1 रहेगा तो x 3 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 3,1। अगर y 2 रहेगा तो ये x 6 रहेगा। ठीक है, और अगर y 0,0 तो रहेगा ही, 0,0 भी एक कोऑर्डिनेट रहेगा। अगर y 3 रहेगा तो x 9 रहेगा। ठीक है, इतना काफ़ी है दिखाने के लिए। और एक्स प्लस वाई के लिए बॉक्स बना लेते हैं ऐसे। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो अगर y 0 है, x 8 है, x 0 है तो y 8 है। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, तो इस पे कोऑर्डिनेट डालते हैं। कोऑर्डिनेट लिखने में ही होता है प्रॉब्लम, आप लोग को पता है। हम लोग ट्राई करते हैं सही ढंग से लिखने का। अब देखो यक्स गया है मैक्सिमम 8 तक, नहीं 9 तक गया है। ठीक है ना, ये देखो x 9 तक गया है और y मैक्सिमम कितना गया है 6 तक गया है। यहाँ 8 है, 8 तक y गया। ठीक है, तो इस पे ये रिपेंड करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। वाई एक्सिस पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये लाइनें हैं। ठीक, अब हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला क्या है, x इक्वस टू वाई। ठीक है, पॉलीनोमियल में जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे तो हमने बोला था कि अगर x इक्वस टू वाई ग्राफ रहेगा तो आपका ओरिजिन से ही पास करेगा, क्योंकि जो वैल्यू x की है वही वैल्यू y की है। तो वो ऐसे इस कंडीशन के लिए ओरिजिन से ही पास करेगा ऐसे। ठीक है, तभी आपका रहेगा ही। तो पास कराते हैं। तो पहला तो रहेगा आपका एकदम स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, ये सब कोऑर्डिनेट हम लोग शो करेंगे। 3,1 तो 3,1 कहाँ पे आ जाएगा। 3 है x एक्सिस पे, ये है y एक्सिस पे 1। तो यहाँ पे तो ये 3,1 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा आपका 3,1। दूसरा क्या, 6,2, 6 यहाँ है और 2 यहाँ है। देखो ध्यान से, 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, मतलब थोड़ा सा इधर आएगा। 6 2 यहाँ है। तो हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे 6,2। 0,0 तो यहाँ ही है, 0,0 यहाँ है। उसके बाद 9,3, 9 ये है और 3 ये है। तो लगभग मोटा मोटा यहाँ कहीं आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9,3। इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है 8,0 0,8 वाला, तो यहाँ हो जाएगा 0,8 और ये हो जाएगा 8,0। इसको भी हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इनके इक्वेशंस के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये था x इक्वस टू वाई का ग्राफ, ये था x इक्वस टू 3y का ग्राफ, और ये था x प्लस वाई इक्वस टू 8 का ग्राफ। तो हमारा आंसर क्या है? शेडेड रीजन पहले तो करना है। तो शेडेड रीजन हमारा ये हो गया। ये आंसर कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लो अगर ये है a, ये है o और ये है b, a का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये 4 पे कर रहा है इंटरसेक्ट, और ये भी आपका 4 पे कर रहा है, एग्जैक्टली इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 4,4 रहेगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका 4,4, और ये 0,0 तो है ही ओ वाला कोऑर्डिनेट। अब बी कितना हो जाएगा? बी को ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 2 पे आ रहा है, यहाँ पे ये 2 है और 2,6, 2,6, या इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 3y हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब ये कितने पे इंटरसेक्ट करेगा? उसके लिए इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 3y इसमें अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4y, y इक्वल टू हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये 6 आ जाएगा। तो 6,2 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सही है। तो ये आपका आ जाएगा 6,2। ऐसा क्यों हुआ कि यही पॉइंट मिला? क्योंकि 6,2 जो है, ये 6,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और 6,2 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वही मिला। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो, इससे पहले वाले ग्राफ में ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले वाले ग्राफ में एक शायद लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ 4,3.1 समथिंग आया, अगर आपके कोऑर्डिनेट्स फ्रैक्शन में मिलते हैं या डेसिमल में मिलते हैं तो उनको ग्राफ पे शो करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे 3.1 हो गया, 4.7 हो गया, 7/9 हो गया, ऐसे समथिंग करना टफ। मतलब ये होता है कि एक्यूरेसी नहीं रहती है। जब एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो सॉल्यूशन जो इंटरसेक्ट करके लाइनें मिलती है ना, वो सॉल्यूशन हम सही से नहीं पाएंगे। ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ग्राफिकल मेथड ज़्यादा सुटेबल नहीं होता। ग्राफिकल मेथड तभी सही है जब x और y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर रहें। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल में ना रहें। यहाँ फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं था, इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ यहाँ अच्छा ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफिकल मेथड हम सॉल्यूशन को निकालने के लिए, एक्स वाई की वैल्यू को निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड को उतना प्रिफर नहीं करते, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती। उसके लिए हम एल्जेब्रिक मेथड यूज करते हैं। शायद आज या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो शुरू करें। तो हमारा आंसर क्या था कि सैडल रीजन आ गया, और कोऑर्डिनेट तीनों क्या थे? कोऑर्डिनेट तीनों थे a 4,4, b 6,2 और o या c मान लो 0,0। ठीक है, इसमें एरिया भी पूछ सकता है, इस ट्रायंगल का एरिया भी पूछ सकता है। ठीक है, जो आप लोग 9th में या 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फार्मूला भी रहता है कि x1 ऐसे टाइप का रहता है, एरिया इक्वल टू x1 इन 1/2 करके y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2 करके फिर तीनों कोऑर्डिनेट इसमें रखते हैं, उसके बाद एरिया निकाल लेते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो लीनियरिटी या बाई ग्राफ या बाई अलजेब्रिक हम सॉल्यूशन पे चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी पे इससे बाहर टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी का भी हमने कवर किया है, कई सारे साइड बुक का भी हमने कवर किया है। तो ये ओवरऑल ये हो गया बढ़िया।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, हम लोग एल्जेब्रिक मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग a pair of linear equation। तो एल्जेब्रिक मेथड, अब हम बात करते हैं कि इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है, इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड सीखे हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड हम लोग के लिए सुटेबल क्यों नहीं होता, अभी जो कि पीछे हमने रीजन बताया है कि अगर इनके कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट जो है x, जो कोऑर्डिनेट अगर हमको इंटीजर में मिलते हैं, ठीक है ना, इंटीजर में मिलते हैं, आप कह सकते हो नेचुरल नंबर में या होल नंबर में मिलते हैं, तो इनको ग्राफ पे शो करना इजी रहता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम आराम से निकाल सकते हैं। एक तो इस बात का ध्यान रहे, दूसरा जो गैपिंग होता है ना, ये जो गैपिंग, इसका भी ध्यान रखना रहता है, ठीक है, तब जाके मिलता है। तो अगर तब तो ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर फ्रैक्शन में रह गया 7/9 -6/7 या पॉइंट में हो गया, डेसिमल में, ठीक है ना, तो उनको ग्राफ पे शो करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट निकालना ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो एक्यूरेसी उतनी उतनी नहीं रहती है, कह सकते हो कि एग्जैक्टनेस नहीं रहती है, ठीक है। तो आलेख विधि एक हिसाब से उतना नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि हम वो किस लिए नहीं सही है कि अगर आपके कोऑर्डिनेट भाई भिन्न में आए, भिन्नात्मक हो या दशमलव टाइप में हो, तो हम इसके लिए ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करते। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि ग्राफिकल मेथड में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, उसमें लाइन अप स्पेसिंग देखना पड़ता है, ग्राफ बनाओ हमेशा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ को मिला करके जो नया मेथड है वो है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें तीन मेथड है वैसे अगर देखा जाए तो, तीन मेथड, पहला है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस सेक्शन मेथड, ठीक है। बट ये तीसरा वाला मेथड आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, इसका ज़्यादा यूज भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका ये एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप 11th में या 12th में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में दो इक्वेशन पाओगे, ठीक है, वहाँ पे वो स्पीड निकालना होता है, वर्क डन निकालना होता है, फोर्स निकालना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लीनियर इक्वेशन में ही ज़्यादा सही रहता है, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है, हाँ क्रॉस सेक्शन नहीं होता, सॉरी, उसमें तीसरे वाले मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उतना यूज नहीं होता, उसमें गलती होने के चांस रहते हैं, माइनस प्लस का। तो हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं, आने वाले टाइम में भी दो ही मेथड का ज़्यादा यूज होगा। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, हम क्या करते हैं कि मान लिया x प्लस वाई इक्वस टू कोई नंबर है 6, ठीक है, वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है। तो मैथमेटिक्स का ऐसा कोई रूल ही आज तक नहीं बना है कि इक्वेशन एक हो और वेरिएबल दो हो और दोनों की वैल्यू हम निकाल लें, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। मैंने कई बार कहा है
कि मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जितने वेरिएबल हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन भी होने चाहिए, तो वो जाके आपका हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ भी मान लो दूसरा वाला ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये मान लो लेट से कोई भी नंबर। इसमें भी एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन दोनों वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिख लेते हैं, या यक्स को वाई के टर्म में, या 4+y, या आप y को यहीं रहने दो, यक्स को भी उधर कर सकते हो ऐसा करके, या ये x-4 ऐसा भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित बोलते हैं इसको, कि एक चर दूसरे चर के रूप में हम लोग क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तब इससे क्या हो जाता है, ये पूरा, अब जब इक्वेशन इसमें एबव इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन एक चर में हो जाएगा या एक वेरिएबल में हो जाएगा, तो सॉल्व करना आसान रहता है। यानी हम ये चाहते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में हो जाए बाय सब्स्टिट्यूइंग 1 वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अदर, x को y के फॉर्म में या तो y को x के फॉर्म में। तब जब उस इक्वेशन में रखेंगे तो पूरा इक्वेशन हमारा एक वेरिएबल में हो जाता है और एक वेरिएबल को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्या? क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो इस फॉर्म में आता है, px = ax + b। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं =0 करके। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में करना। वो कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूट करके, या तो x y के फॉर्म में या तो y x के फॉर्म में। जिसको हम हिंदी में अगर बोलेंगे, एक चर दूसरे चर के रूप में क्या करेंगे हम लोग? प्रतिस्थापित। इसीलिए इस विधि को अगर हम हिंदी में बात करें तो इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक चर दूसरे चर के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? वी कन्वर्ट one variable in term of other। ठीक है, इन टर्म ऑफ अदर। हिंदी में क्या करते हैं कि एक चर मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना रहे, एक्स और वाई, एक चर दूसरे चर के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो कोई इक्वेशन हो गया 2x + 3y = 12 और यहाँ पे आ गया 3x + y = 15। ये दो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि लगाना है। उसके लिए दोनों इक्वेशन में से क्या करना पड़ेगा कि कोई एक वेरिएबल दूसरे के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चाहे x को y के फॉर्म में लिख दो, चाहे y x के फॉर्म में लिख दो। उसके लिए आप इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको भी। लेकिन मेरा क्या मानना, हम क्या चीज़ करते हैं, सबसे पहले उस इक्वेशन को देखो जहाँ पे वेरिएबल का ये क्या नाम है, वेरिएबल का कॉफिशिएंट कम से कम नंबर हो, या 1 हो या सबसे कम हो। तो यहाँ ऐसा है, y का वेरिएबल 1 है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। तो y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना जो 15 - 3x, समझ सक। अब देखो यहाँ कॉफिशिएंट 1 है ना, तो ये थोड़ा आसान हो गया। नहीं तो यहाँ पे कोई एक से ज़्यादा नंबर आता है ना, उसको ला के यहाँ पे नीचे डिवाइड करना पड़ता है, फिर इसमें रखोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? सबसे पहली बात ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई करते समय उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना जहाँ पे x और y के कॉफिशिएंट 1 हों,
ये पहले चेक कर लें, नहीं हो तो हम कर ही सकते हैं, चाहे इसको कर दें चाहे इसको कर दें, लेकिन यहाँ पे एक है तो उसको कर लेना, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ इक्वेशन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ये लिखेंगे कि पुट y इक्वस टू 15 माइनस 3x इन इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज़ और है कि ये इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, यानी इस समीकरण को हमने क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है। तो इसकी वैल्यू चाहे x निकालते चाहे y, इसकी वैल्यू इसको छोड़ के दूसरे इक्वेशन में रखना है। ये चीज़ याद रखना, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट ये हम स्थापित किए होते तो इसकी वैल्यू x और y की इसमें रखते, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूट इसका किया है तो इसकी y की वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है ना, इसी में नहीं रखेंगे, दोबारा इसी में नहीं रखेंगे हम लोग। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि पुट y इक्वल्स टू 15 माइनस 3x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम रखते हैं यहाँ पे। अभी देखो, अभी क्या हो जाएगा ना कि फर्स्ट में रखते ही y रिप्लेस हो जाएगा x, यानी पूरा इक्वेशन आपका x के फॉर्म में आ जाएगा, और तब निकाल लेंगे। अगर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल रहे तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3, y की जगह रखेंगे 15 माइनस 3x इक्वल्स टू 12। बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसका मल्टीप्लाई देखना। ये 3 का मल्टीप्लाई 15 में होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 15 3 या 45 माइनस 3 3 या 9, 3 3 का 9 इक्वल्स टू 12। नंबर्स को एक तरफ कर दो, ये नंबर्स को एक तरफ, तो इसको हम इधर लेके जाते हैं। देखो ये वेरिएबल, इसको एक तरफ कर दो, तो माइनस 9x में से 2x जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7x, और ये उस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 45 हो जाएगा, तो -7x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 33/7, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, अब जब x निकल गया तो हम y निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए जो y में सब्स्टिट्यूट किए थे, लेटेस्ट समीकरण जो तीसरा बनता है, ये सब फिक्स है मेथड। पहले ये दोनों इक्वेशन ये आप लोग क्वेश्चन में पाओगे, फिर जिसको सब्स्टिट्यूट करोगे उसका इक्वेशन नंबर तीसरा मानना, फिर जिसमें सब्स्टिट्यूट नहीं किए हो उसमें इक्वेशन को रख देंगे या इसमें रख देंगे, फिर वहाँ से एक ना एक वेरिएबल पा जाओगे, चाहे x चाहे y, फिर उसको किस में रखना है, इक्वेशन नंबर तीसरे में जो सब्स्टिट्यूट करके मिला है, ताकि y मिल जाए। ठीक है ना, जो सब्स्टिट्यूट किए हो वो नहीं मिलता हमको, सेकंड इक्वेशन को पुट करने में x वाला मिलता है। अगर यहाँ x के फॉर्म में करते आप सब्स्टिट्यूट तो यहाँ y मिलता, तो यहाँ पे हम y के फॉर्म में किए, यहाँ x मिला। अब x को निकालने के लिए, ये y को निकालने के लिए x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 33/7 इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या पाएंगे, y इक्वल टू 15 माइनस 3 इंटू 33/7। तो ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 99/7। तो ये हो जाएगा, और 5 6 आ जाएगा शायद, ये 6/7 आ जाएगा y की वैल्यू। सो ओवरऑल x इक्वल टू क्या आया 33/7, y इक्वल टू 6/7। ये है लीनियर इक्वेशन, हमने एग्जैक्टली पाई। यही अगर हम बाई ग्राफ करते तो देखो ऐसा ही इक्वेशन हम लोग पा रहे हैं, ऐसा ही वैल्यूज़ हम लोग पा रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड पे इतना अच्छे शो नहीं हो पाता वो। ठीक है ना, एक्यूरेसी नहीं रहती। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये ऐसे करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद एक मेथड और एलिमिनेशन मेथड, उसको भी करेंगे। सो क्लास, थैंक यू।